हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। एक बार फिर से आप सभी का क्रेजी जी के ट्रिक के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। आज का सेशन हमारा वीकली करंट अफेयर का सेशन है, जहां पर हम 16 से लेकर 22 फरवरी तक के टॉप 25 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर यहां पर डिटेल में डिस्कस करेंगे। एक एक फैक्ट, एक एक क्वेश्चन को आराम से सुनिएगा। इंटरेस्टिंग सेशन है। जितने भी क्वेश्चन यहां पर मैं आपको बताऊंगा नोट कीजिएगा, क्योंकि आने वाली एग्जाम में ये हमको देखने को मिल सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। आज के वीकली करंट अफेयर का सबसे पहला क्वेश्चन देखेंगे। ओल चिकी लिपि के 100 वर्ष पूरे होने पर दिल्ली में समारोह का आयोजन किया गया। ओल चिकी लिपि किस भाषा से संबंधित है? तो इसे हमने डिस्कस किया था, अगर आपको याद हो तो। ओल चिकी लिपि के लास्ट ईयर 2025 के एंड में 100 साल पूरे हुए थे। ये जो लिपि है ना, ये एक ट्रेडिशनल स्क्रिप्ट है संथाली भाषा की। इसलिए 2025 में संविधान को संथाली भाषा में भी जारी किया गया था, क्योंकि 100 साल पूरे हुए थे ओल चिकी लिपि के। तो इसे याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट फैक्ट है। तो संथाली की एक ट्रेडिशनल स्क्रिप्ट है ओल चिकी लिपि। इसके 100 साल कंप्लीट हुए हैं और अब फाइनली इसके लिए एक समारोह का आयोजन किया गया भारत की राजधानी नई दिल्ली में। जो लिपि है ना, उसका निर्माण 1925 में किया गया था। 1925 में पंडित रघुनाथ मुर्मू के द्वारा ओल चिकी लिपि का निर्माण किया गया था। इसी उपलक्ष्य में अभी 100 रुपए का एक स्मारक सिक्का जारी किया गया भारत की प्रेसिडेंट के द्वारा समारोह में, और एक डाक टिकट को भी जारी किया गया। इस समारोह का आयोजन मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के द्वारा किया गया था। इजी। निर्माण कब हुआ ओल चिकी लिपि का? तो 1925 में निर्माण हुआ। पंडित रघुनाथ मुर्मू ने इसका निर्माण किया था, और यह संथाली लैंग्वेज की एक ट्रेडिशनल स्क्रिप्ट है। पहले क्या होता था कि संथाली भाषा को रोमन, देवनागरी, ओडिया, बंगाली इन स्क्रिप्ट का यूज करके लिखा जाता था, लेकिन यहां से संथाली भाषा को समझने में, व्यक्त करने में काफी प्रॉब्लम आती थी। इसी के बाद 1925 में एक नई लिपि को यूज किया गया, जिसका नाम है ओल चिकी लिपि, और इसमें 30 वर्ड होते हैं, 30 अक्षर होते हैं, जिनका यूज किया जाता है ओल चिकी लिपि को लिखने में। भारत के झारखंड, ओडिशा, वेस्ट बंगाल, असम, बिहार, यहां पर ओल चिकी लिपि काफी फेमस है। अगर नेबर कंट्रीज की बात करें तो नेपाल, भूटान और मॉरिशस में भी संथाली समुदाय के जो लोग हैं वो ओल चिकी लिपि का यूज करते हैं। संथाली भाषा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के 8th शेड्यूल में शामिल है, आपको पता होना चाहिए। भारत की बहुत सारी ट्राइबल कम्युनिटी संथाली भाषा बोलती है। झारखंड, ओडिशा, वेस्ट बंगाल, बिहार, असम, ऐसे राज्यों में मातृभाषा के रूप में संथाली का यूज किया जाता है। तो लास्ट ईयर 2025 में दिसंबर में संथाली भाषा में भारतीय संविधान को जारी किया गया था। गुजरात सरकार ने गिफ्ट सिटी का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है? गिफ्ट सिटी जो कि गुजरात में स्थित है, इसके नए अध्यक्ष नियुक्त किए गए उदय कोटक। उदय कोटक नाम सुना होगा आपने, बहुत ही फेमस बैंकर है, बहुत ही प्रसिद्ध नाम है। कोटक महिंद्रा बैंक के फाउंडर है। हाल ही में गुजरात सरकार ने इनको गिफ्ट सिटी का नया चेयरमैन नियुक्त किया है, हसमुख अधिया के स्थान पर। पहले हसमुख अधिया अध्यक्ष थे, चेयरमैन थे गिफ्ट सिटी के। अब इनके स्थान पर अपॉइंट किए गए उदय कोटक। उदय कोटक इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि इसी साल 2026 में इनको पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है। तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण उपलब्धि है, और अब ये गिफ्ट सिटी के चेयरमैन नियुक्त किए गए। यहां पर गिफ्ट सिटी को समझना पड़ेगा कि ये एक्चुअल में क्या है। गिफ्ट सिटी की बात करें तो ये इंडिया का पहला इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर है। अब ये क्या होता है? ऐसा क्षेत्र जहां पर जो फॉरेन इन्वेस्टर होते हैं वो फॉरेन करेंसी में ग्लोबल फाइनेंशियल सर्विसेज जिनको दी जाती है। फॉर एग्जांपल बैंकिंग, इंश्योरेंस, कैपिटल मार्केट में इन्वेस्टमेंट, फिनटेक, ऐसी सारी जो फैसिलिटीज हैं, जो सर्विसेज हैं, वो फॉरेन करेंसी में ही जो फॉरेन इन्वेस्टर है उनको मिल जाती है। तो उनको काफी आसानी होती है इंडियन मार्केट में निवेश करने में। तो ये है इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर। ऐसा पहला सेंटर गुजरात में ही है जिसका नाम है गिफ्ट सिटी। ओके, तो इसके अध्यक्ष बने हैं कौन? कोटक महिंद्रा बैंक के संस्थापक उदय कोटक। इंडिया एआई इंपैक्ट समिट 2026 कहां आयोजित किया गया? इंडिया एआई इंपैक्ट समिट बहुत इंपॉर्टेंट है ना। ग्लोबल साउथ में होने वाला सबसे बड़ा एआई समिट है ये, जो कि इंडिया में नई दिल्ली में हाल ही में आयोजित की गई है। काफी विवादों के कारण भी सुर्खियों में रहा है, जैसे गलगोटिया यूनिवर्सिटी से जो चूक हुई है,
उसके कारण भी ये काफी सुर्खियों में रहा था। तो एआई इम्पैक्ट समिट अगर इसकी बात करें तो नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलता है, सॉरी, नई दिल्ली में यह आयोजित किया गया। एआई इम्पैक्ट समिट 16 से लेकर 20 फरवरी तक इसका आयोजन किया गया था। एक दिन इसको बढ़ाया भी गया था आगे, नई दिल्ली में भारत मंडपम में यह आयोजित किया गया। अच्छा, एआई इम्पैक्ट समिट का उद्देश्य क्या है? एआई केवल कुछ देश और कंपनियों तक सीमित ना होकर हर व्यक्ति, है ना, आम जनता है, उसकी पहुंच एआई तक बहुत ही सुलभ हो सके, इसीलिए इसका आयोजन किया गया और ग्लोबल साउथ में आयोजित होने वाला पहला वैश्विक एआई शिखर सम्मेलन है। 100 देशों के लीडर्स, 100 से ज्यादा सीईओ, टेक कंपनीज के प्रमुख और बहुत सारे डेलीगेट्स यहां पर आए थे, उन्होंने पार्टिसिपेट किया। सुंदर पिचई जैसे जो दिग्गज टेक कंपनी के सीईओ है वो यहां पर आए थे और इस समिट को आयोजित किया गया नई दिल्ली में, एआई इम्पैक्ट समिट। तो ग्लोबल समिट है, एआई के वैश्विक विकास, गवर्नेंस, इनोवेशन पर, ऐसे पहलुओं पर यहां पर चर्चा की गई है और जो भी हर्डल्स है इन फ्यूचर एआई के विकास में उन पर यहां पर चर्चा की गई है इस समिट में, एआई इम्पैक्ट समिट में। नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया। डब्ल्यूएचओ ने किस भारतीय कंपनी द्वारा निर्मित पोलियो वैक्सीन नॉपवीड-2 को मंजूरी दी है? तो नॉपवीड-2 एक पोलियो वैक्सीन है ना, ओरल पोलियो वैक्सीन, जिसको मंजूरी दी है हाल ही ने डब्ल्यूएचओ ने। और आपको पता है ये जो पोलियो वैक्सीन है इसे विकसित किया है इंडियन कंपनी बायोलॉजिकल ई लिमिटेड ने। वैसे इंडिया की बात करते हैं ना, तो इंडिया 2014 में ही डब्ल्यूएचओ के द्वारा पोलियो मुक्त घोषित किया जा चुका है। 2014 में इंडिया को पोलियो मुक्त घोषित कर दिया था डब्ल्यूएचओ ने। अब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने एक नई ओरल पोलियो वैक्सीन को प्री क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट दिया है जिसका नाम है नॉपवीड-2। देखिए, प्री क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट क्या होता है? अगर डब्ल्यूएचओ किसी मेडिसिन को, किसी वैक्सीन को यह सर्टिफिकेट दे देता है तो वर्ल्ड का कोई भी देश बेझिझक बिना किसी टेस्ट के उस मेडिसिन को यूज कर सकता है कि वो ऑथेंटिक है, उसका यूज किया जा सकता है किसी भी डिसीज जिसके लिए वो बनी है उसके विरुद्ध। तो अब जैसे अफ्रीकी देश हैं, वो गरीब हैं, उनमें डायरेक्ट सप्लाई कर दो क्योंकि डब्ल्यूएचओ से ऑथराइज्ड है, तो आराम से इसका यूज किया जा सकता है बिना किसी टेस्टिंग के। आया समझ में? तो इंडियन कंपनी बायोलॉजिकल ई लिमिटेड के द्वारा इसे बनाया गया है जिसका हेडक्वार्टर हैदराबाद में। यह टाइप 2 पोलियो वायरस के खिलाफ बनाई गई है। टाइप 2 पोलियो वायरस को खत्म करने के लिए इस वैक्सीन को बनाया गया है। वैक्सीन की विशेषता है कि इसका जो मूल स्वरूप है ना वो नहीं बदलती, जिसके कारण वायरस पर अच्छे से अटैक कर सकती है और ये पोलियो को खत्म कर सकती है। तो ये टाइप 2 पोलियो वायरस के लिए, उसको खत्म करने के लिए बनाई गई है। वैक्सीन का नाम है नॉपवीड-2 ओरल पोलियो वैक्सीन। फिडे फ्री स्टाइल शतरंज वर्ल्ड चैंपियनशिप 2026 का खिताब किसने जीता है? फिडे फ्री स्टाइल शतरंज वर्ल्ड चैंपियनशिप 2026 का खिताब जीता है मैग्नस कार्लसन। कहां के खिलाड़ी हैं? तो ये नॉर्वे के चेस प्लेयर हैं, बहुत ही फेमस हैं, गॉड कहा जाता है इनको, ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम चेस में। ओके, तो नॉर्वे से आते हैं। अभी फिडे फ्री स्टाइल चेस वर्ल्ड चैंपियनशिप का आयोजन किया गया था जर्मनी के विसेन हॉर्स्ट शहर में। 13 से लेकर 15 फरवरी तक ये आयोजित किया गया। पहली बार ही, ये पहला एडिशन है फिडे फ्री स्टाइल चेस वर्ल्ड चैंपियनशिप का, ये पहला एडिशन है। अब पहले तो ये समझ में आए कि फ्री स्टाइल चेस वर्ल्ड चैंपियनशिप क्या होती है। इसमें क्या होता है, जो पहली चाल होती है ना, जो पहला मोहरा होता है ना, वो रैंडम चला जाता है, किसी को भी उठाकर एक रैंडम मोहरा चला जाता है। इससे होता ये है कि जो प्लेयर्स हैं चेस के दोनों साइड, उनको रूपरेखा बनाने का टाइम नहीं मिलता कि यार पहले से ही सोच लिया कि मैं ऐसी चाले चलूंगा, नहीं, पहला मोहरा रैंडम उठा के रखा जाता है। तो वहां से क्या होता है, पूरा गेम बदल जाता है, उसके बाद इम्प्रॉम्प्टू सोचना पड़ता है। तो यह है फ्री स्टाइल चेस वर्ल्ड चैंपियनशिप। तो ये पहली बार ही इसका आयोजन इंटरनेशनल चेस फेडरेशन ने करवाया है। आयोजन जर्मनी के विसेन हॉर्स्ट में किया गया और यहां पर विनर रहे मैग्नस कार्लसन, जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। वैसे मैग्नस कार्लसन का ये 21वां वर्ल्ड टाइटल है। इनके पास क्लासिक, रैपिड, ब्लिट्ज वर्ल्ड टाइटल पहले से ही है। ये 21वां वर्ल्ड टाइटल है जो कि मैग्नस कार्लसन के पास है। तो मैग्नस कार्लसन गोल्ड विनर, नॉर्वे से आते हैं। 1 लाख अमेरिकी डॉलर का इनको प्राइज मनी दिया गया। इन्होंने हराया फेबियानो कारुआना को, ये यूएसए के चेस प्लेयर है, तो इनको सिल्वर मेडल दिया गया। और ब्रॉन्ज मेडल नॉड्रिक बेग
जो कि उज्बेकिस्तान के हैं, इनको दिया गया। तो विनर और रनर अप याद कर लो, काम हो जाएगा। चर्चा में रहा कुमार भास्कर वर्मा सेतु किस नदी पर निर्मित है। कुमार भास्कर वर्मा सेतु, इसका हाल ही में भारत के पीएम ने इनॉग्रेशन किया है। यह देखने को मिलेगा पूर्वोत्तर में असम राज्य में ब्रह्मपुत्र रिवर पर। कुमार भास्कर वर्मा सेतु, एक शासक रहे हैं असम के क्षेत्रों के कुमार भास्कर वर्मा, इनके नाम पर इस सेतु का नाम रखा गया है। तो भारत के पीएम ने असम के गुवाहाटी में ब्रह्मपुत्र नदी पर इस ब्रिज का इनॉग्रेशन किया। ठीक है, ये जो ब्रिज है ना, गुवाहाटी को नॉर्थ गुवाहाटी से कनेक्ट करता है। पहले इनके बीच की जो यात्रा की दूरी थी ऑलमोस्ट 1 घंटे की थी, लेकिन इस ब्रिज से ये 7 से 10 मिनट में पूरी हो जाएगी। ब्रिज को बनाने में 3030 करोड़ रुपए की कॉस्ट आई है। जो मेन ब्रिज है वो 1.24 किलोमीटर का, मेन ब्रिज जो नदी के ऊपर है। इसके अलावा टोटल कॉरिडोर देखें तो ये 8.4 किलोमीटर का है। ब्रिज की लंबाई 1.24 किलोमीटर की है ऑलमोस्ट। कुमार भास्कर वर्मा सेतु ब्रह्मपुत्र नदी पर है। इंटरेस्टिंग इसलिए है क्योंकि यह पूर्वोत्तर का पहला एक्स्ट्रा डॉस्ड टेक्नोलॉजी से बनाया गया ब्रिज है पूर्वोत्तर भारत का। यह क्या होता है, इसमें पिलर्स का भी यूज किया जाता है, ब्रिज को बनाने में गर्डर्स भी डाले जाते हैं, और इसके अलावा केबल स्टेड ब्रिज भी होता है, मतलब केबल का भी यूज किया जाता है और पिलर्स का भी यूज किया जाता है बनाने में। तो दोनों टेक्नोलॉजी का यूज किया जाता है इस एक्स्ट्रा डोज्ड ब्रिज टेक्नोलॉजी में। तो ये पूर्वोत्तर का ऐसा पहला ब्रिज है, ध्यान रखना, क्योंकि असम में भूकंप क्षेत्र में आता है, संवेदनशील क्षेत्र में आता है, तो ये कभी गिरे ना भूकंप से, इसीलिए इस टेक्नोलॉजी को यूज किया गया। अब चलिए मैं आपको आज का ऑफर ऑफ द डे बता देता हूं। आज के ऑफर ऑफ द डे में आप हमारे करंट अफेयर 2026 के वन स्टॉप सॉल्यूशन को ज्वाइन कर सकते हैं। देखिए, डेली करंट अफेयर में लगभग मैं आपको सारा करंट अफेयर कवर करवाता हूं, लेकिन इसके अलावा करंट अफेयर वन स्टॉप सॉल्यूशन पैकेज में आपको 50+ ई बुक मिल जाएगी करंट अफेयर की, 200 से ज्यादा पीडीएफ को आप यहां पर ज्वाइन कर पाएंगे, और 500 से ज्यादा टेस्ट और क्विज को भी आप करंट अफेयर की यहां पर इजीली लगा पाएंगे। तो आप ज्वाइन कीजिए। 2026 दिसंबर तक के सभी करंट अफेयर के टेस्ट क्विज आपको सभी इसमें इंक्लूड की जाएगी। काफी अफोर्डेबल प्राइस में अभी के लिए ये आपको देखने को मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको इसकी लिंक दे दी है, वहां पर क्लिक कीजिए और डायरेक्ट इसे अवेल कीजिए। अगर आपने ये लगा लिया तो उसके बाद करंट अफेयर का कोई भी क्वेश्चन किसी भी एग्जाम में आपका गलत नहीं जाएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से आप इसे अवेल कीजिए। कोई भी हर्डल आता है, कोई भी आपकी क्वेरी है, तो हेल्पलाइन नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं। आईजीबीसी प्लेटिनम रेटिंग प्राप्त करने वाला भारत का पहला पोर्ट कौन बना है? तो आईजीबीसी प्लेटिनम रेटिंग प्राप्त करने वाला इंडिया का पहला पोर्ट बना है वीओ चिदम्बरनार पोर्ट। कहां पर जानते? भारत के तमिलनाडु राज्य में वीओ चिदम्बरनार पोर्ट। अब देखिए, यहां पर अगर हम समझें कि आईजीबीसी प्लेटिनम रेटिंग क्या है, तो पहले हमको आईजीबीसी को समझना पड़ेगा। ये है आईजीबीसी की। अगर हम बात करते हैं कि आईजीबीसी क्या है, तो ये एक इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल के नाम से जानी जाती है। भारत में जो बिल्डिंग्स है ना, जो कि नेचर के एनवायरमेंट के अनुकूल है, उनको एक रेटिंग देती है। ये एक अवार्ड जैसा समझ लो, जो कि एसी बिल्डिंग को दिया जाने वाला इंडिया में सर्वोच्च अवार्ड है। पर्यावरण अनुकूल बिल्डिंग्स को दिया जाता है, और यह अवार्ड कौन देता है? इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल। इसी के नाम पर आईजीबीसी प्लेटिनम रेटिंग इसका नाम पड़ा है, प्लेटिनम रेटिंग दी जाती है। अब क्या हुआ है कि वीओ चिदम्बरनार पोर्ट की अगर हम फैसिलिटी देखें, तो इसने अपने जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव जितने भी बिल्डिंग्स हैं इस पोर्ट पर, वो इन्वायरमेंट फ्रेंडली है, इको फ्रेंडली है ना, मतलब कार्बन उत्सर्जन उनसे ना के बराबर होता है। 100% रिन्यूएबल एनर्जी का यूज पोर्ट पर किया जा रहा है ना। जो पानी है उसको रिसाइकल करके पीने का पानी में या फिर यूज में लिया जा रहा है। तो काफी इन्वायरमेंट फ्रेंडली काम है, इसलिए वीओ चिदम्बरनार पोर्ट अथॉरिटी को भारत का पहला आईजीबीसी प्लेटिनम रेटिंग अवार्ड दिया गया। मतलब ये पहला बड़ा पोर्ट है जिसको आईजीबीसी प्लेटिनम रेटिंग दी गई है, क्योंकि इसकी बिल्डिंग्स एनवायरमेंट के अनुकूल है। ओके, इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल 2001 में स्थापित हुई थी। यह संस्था हैदराबाद में इसका हेडक्वार्टर है ना। ग्रीन बिल्डिंग्स को बढ़ावा देना, ऐसे भवनों को सर्टिफिकेट देना, गोल्डन, प्लेटिनम, सिल्वर सर्टिफिकेशन देना, जिससे कोई भी पोर्ट या कोई भी बिल्डिंग अपने इन्वायरमेंट फ्रेंडली होने के लिए आगे बढ़े और कार्बन उत्सर्जन को
कंट्रोल करने के लिए काम करें। तो ये काम करता है इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल। हाल ही में घोषित पीएम राहत योजना के अंतर्गत सड़क दुर्घटना पीड़ितों को कितनी राशि तक कैशलेस इलाज प्रदान किया जाएगा? तो हाल ही में घोषित पीएम राहत योजना, इसे हाल ही में अनाउंस किया गया है। इसके अंतर्गत सड़क दुर्घटना या जो रोड एक्सीडेंट के पीड़ित हैं, जो पेशेंट है, उनको 1.5 लाख रुपए तक का कैशलेस इलाज प्रदान किया जाने वाला है। तो भारत के पीएम ने हाल ही में पीएम राहत स्कीम को लॉन्च किया है। स्कीम का नाम ही क्या है? पीएम राहत स्कीम या पीएम राहत योजना। तो इस स्कीम को हाल ही में अनाउंस किया गया है। इसका उद्देश्य देखिए होता क्या है कि रोड एक्सीडेंट में एक नॉर्मल रिपोर्ट जो कहती है ना, वो ये है कि एक्सीडेंट के 1 घंटे के अंदर ही 50% डेथ हो जाती है, क्योंकि उनको सही टाइम पर हॉस्पिटलाइज्ड नहीं किया जा पाता या फिर हॉस्पिटल नहीं ले जाया जा पाता। तो भारत में रोड एक्सीडेंट से होने वाली मौतों को रोकना पीएम राहत स्कीम का मुख्य उद्देश्य है। सड़क दुर्घटना के शिकार व्यक्ति को गोल्डन आवर, ये जो 1 घंटे का पीरियड होता है ना, गोल्डन आवर कहलाता है। तो गोल्डन आवर में कैशलेस अस्पताल में उनको इलाज मुफ्त मिल जाए, इसी उद्देश्य से पीएम राहत स्कीम को शुरू किया गया। 1.5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज दिया जाएगा कैशलेस। एक्सीडेंट की तारीख से 7 दिनों तक यह इलाज 1.5 लाख तक का दिया जाएगा। देश में किसी भी रोड पर हुए एक्सीडेंट पर पीएम राहत स्कीम को या इसका जो लाभ है वो लागू किया गया है। एशियन राइफल पिस्टल चैंपियनशिप 2026 में मेडल टैली में शीर्ष स्थान किस देश ने प्राप्त किया है? एशियन राइफल पिस्टल चैंपियनशिप, इसका आयोजन नई दिल्ली में किया गया था और मेडल टैली में पहले स्थान पर रहा है इंडिया। भारत ने सबसे ज्यादा मेडल जीते हैं। आयोजन कहां पर? आयोजन नई दिल्ली के डॉक्टर करणी सिंह शूटिंग रेंज में किया गया। एशियन शूटिंग चैंपियनशिप 2026 का आयोजन 17+ कंट्रीज के प्लेयर्स ने यहां पर पार्टिसिपेट किया। 94 मेडल इंडिया ने अपने नाम किए और 94 मेडल के साथ इंडिया मेडल टैली में पहले स्थान पर रहा। 51 गोल्ड जीते हमने, 23 सिल्वर और 20 ब्रॉन्ज। इसके अलावा सेकंड पर कजाकिस्तान रहा 29 मेडल के साथ और थर्ड पर उज्बेकिस्तान रहा 25 मेडल के साथ। तो इस तरीके से पहले नंबर पर इंडिया रहा। एशियन शूटिंग चैंपियनशिप आयोजन नई दिल्ली डॉक्टर करणी सिंह शूटिंग रेंज में किया गया। ओके, इस बार यह 17वां एडिशन था जो कि नई दिल्ली में आयोजित किया गया। इसके पहले लास्ट ईयर 2025 में 16वां एडिशन कजाकिस्तान में आयोजित किया गया था और अब इंडिया में आयोजित किया गया। भारतीय चार्टर्ड लेखाकार संस्थान के अध्यक्ष कौन नियुक्त किए गए हैं? इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, ठीक है, इसके नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है सीए प्रसन्न कुमार डी को। सीए प्रसन्न कुमार डी इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष नियुक्त किए गए और इन्होंने रिप्लेस किया है सीए चरणजोत सिंह नंदा को। ये इस पद पर थे अभी तक। तो अब अध्यक्ष कौन बन गए? प्रसन्न कुमार डी, और एक डिप्टी चेयरमैन उपाध्यक्ष भी अपॉइंट किए गए हैं जिनका नाम है सीए मंगेश पांडुरंग। ये उपाध्यक्ष बने हैं। सीए प्रसन्न कुमार क्योंकि अध्यक्ष और वही पूछे जा सकते हैं। ये आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम से आते हैं। 1984 में सीए बने थे और इनको 40 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस है सीए के फील्ड में। अच्छा, संस्था की बात करते हैं कि संस्था का काम क्या है। एक स्टैट्यूटरी बॉडी है इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। इंडिया के जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं उनके लिए एग्जाम, उनके लिए सिलेबस और उनका जो पेशा है उसके नियमों को, रूल्स को संचालित करना, यह काम है और यह करने वाली एक प्रोफेशनल अकाउंटिंग बॉडी कौन? इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना 1949 में की गई थी, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एक्ट 1949 के तहत। तो स्टैट्यूटरी बॉडी है, वैधानिक निकाय है। मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के अंतर्गत यह संस्था कार्य करती है। T20 क्रिकेट इतिहास में 700 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज कौन बने हैं? T20 इतिहास में क्रिकेट में 700 विकेट लेने वाले पहले खिलाड़ी बने हैं राशिद खान। ये अफगानिस्तान के क्रिकेट प्लेयर हैं, अफगानिस्तान की मेंस क्रिकेट टीम के कैप्टन हैं। अभी आपको पता है T20 वर्ल्ड कप का आयोजन किया जा रहा है, मेंस T20 वर्ल्ड कप का, इंडिया और श्रीलंका में संयुक्त रूप से। और इस बार T20 वर्ल्ड कप का 10वां एडिशन आयोजित किया जा रहा है। इसी एडिशन में अभी एक मैच हुआ था, है ना, जिसमें अफगानिस्तान ने पार्टिसिपेट किया था और इन्होंने दिल्ली के
अरुण जेटली स्टेडियम में 518 मैचों में अपने 700 विकेट पूरे किए हैं यूएई के खिलाफ। यूएई और अफगानिस्तान का मैच था, इसमें इन्होंने अपना 700वां विकेट लिया है T20 क्रिकेट में। तो इस तरीके से 518 मैचों में इन्होंने 700 विकेट पूरे किए और पूरे वर्ल्ड में T20 में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले खिलाड़ी बने हैं राशिद खान, अफगानिस्तान के प्लेयर। 2025 में इन्होंने ड्वेन ब्रावो का रिकॉर्ड तोड़ा था, 631 विकेट का रिकॉर्ड था उनका, और उनको पीछे छोड़कर ये हाईएस्ट विकेट टेकर तो बन ही गए थे T20 में। अब इन्होंने 700 विकेट पूरे किए हैं। अफ्रीकी संघ का 39वां शिखर सम्मेलन कहां आयोजित किया गया? अफ्रीकी संघ का 39वां शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया इथोपिया के आदिस अबाबा में। ठीक है, इथोपिया के आदिस अबाबा में अफ्रीकी संघ का 39वां एनुअल समिट का आयोजन किया गया। देखिए, एनुअल समिट जो है ना, अफ्रीकी कंट्रीज के बीच में यूनिटी, पीस, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इनको बढ़ाने के लिए आयोजित की जाती है समय समय पर। एक्चुअल में जो अगर हम अफ्रीकन यूनियन की बात करते हैं ना, तो ये संस्था ही इसलिए बनी है कि अफ्रीकी देशों के मध्य में पीस को आगे बढ़ाया जा सके, सिक्योरिटी को मिलकर लेकर ये काम कर पाए और जो अफ्रीकी कॉन्टिनेंट है उसकी रक्षा कर पाए मिलकर। तो 55 देशों का एक समूह है, एक संगठन है जिसे अफ्रीकी यूनियन के नाम से जाना जाता है। इसका हेडक्वार्टर भी आदिस अबाबा में ही है, इसीलिए इसकी 39वां एनुअल समिट का आयोजन भी इथोपिया के आदिस अबाबा में किया गया। ओके, तो दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा क्षेत्रीय संगठन है अफ्रीकन यूनियन। अफ्रीकी देशों के बीच में यूनिटी, कॉपरेशन और ओवरऑल डेवलपमेंट को बढ़ावा देने के लिए और ग्लोबल लेवल पर जो अफ्रीका महाद्वीप है उसके हितों की रक्षा करने के लिए यह संगठन 2002 में बनाया गया था। 55 मेंबर कंट्रीज है, इथोपिया के आदिस अबाबा में इसका हेडक्वार्टर। आपको पता है 2023 में जब इंडिया में G20 सम्मेलन का आयोजन किया गया था, तब अफ्रीकी संघ को ऑफिशियली G20 का 21वां मेंबर बनाया गया था इंडिया में। तो ये G20 का 21वां मेंबर है, सबसे लेटेस्ट 2023 में बना था नई दिल्ली में, जब हमारे यहां G20 शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ था। बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वीमेन ऑफ द ईयर 2025 पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वीमेन ऑफ द ईयर 2025 का अवार्ड दिया गया है स्मृति मंधाना। आपको पता है यूके की एक ब्रॉडकास्टिंग कंपनी है, समाचार पत्र की कंपनी है बीबीसी। यह हर साल इंडियन स्पोर्ट्स अवार्ड प्रदान करती है अलग अलग कैटेगरी में। तो इसी के द्वारा बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वीमेन ऑफ द ईयर का अवार्ड 2025 के परफॉर्मेंस के आधार पर अभी दिया गया है स्मृति मंधाना को, इंडियन फीमेल क्रिकेटर। ठीक है, तो 16 फरवरी 2026 को नई दिल्ली में इस एक समारोह में बीबीसी ने ये अवार्ड्स घोषित किए। इंडियन वीमेन्स प्लेयर को उनके प्रदर्शन के आधार पर अलग अलग कैटेगरीज में अवार्ड दिए जाते हैं। तो स्मृति मंधाना को इंडियन स्पोर्ट्स वीमेन ऑफ द ईयर 2025 का अवार्ड दिया गया। 2025 में काफी अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया है स्मृति मंधाना ने। इंटरनेशनल क्रिकेट में इन्होंने 1703 रन बनाए, जो कि किसी भी फीमेल प्लेयर के द्वारा एक कैलेंडर में आज तक बनाए गए सबसे ज्यादा रन है। इसके अलावा इन्होंने 50 बॉलों पर शतक लगाया था, किसी भी फीमेल क्रिकेटर का सबसे कम बॉलों पर लगाया गया शतक है इंडिया में। विराट कोहली का इन्होंने रिकॉर्ड ब्रेक किया था। ओके, एक साल में 1000 से अधिक वनडे रन बनाने वाली दुनिया की पहली विमेन क्रिकेटर बनी थी स्मृति मंधाना। तो काफी उपलब्धियां, इसलिए 2025 का इनको अवार्ड दिया गया। अदर कैटेगरीज में इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर दिव्या देशमुख को दिया गया, चेस प्लेयर है। 20 साल की उम्र में फिडे विमेन्स वर्ल्ड कप जीता था इन्होंने, चेस चैंपियनशिप थी। पैरा स्पोर्ट्स विमेन ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया प्रीति पाल को। 2024 में पेरिस पैरालंपिक में ब्रॉन्ज मेडल जीत चुकी है और 2025 में भी इनका अच्छा परफॉर्मेंस रहा है। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया अंजलि भागवत को। ओलंपिक फाइनल्स में पहुंचने वाली भारत की पहली फीमेल शूटर रही है। 2025 में भी इन्होंने अच्छी अपना खेल दिखाया है, इसीलिए बीबीसी ने लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2025 दिया है अंजलि भागवत को। चर्चा में रहा गलाथिया बे भारत के किस द्वीप समूह में स्थित है? गलाथिया बे की बात करें तो यह देखने को मिलता है अंडमान निकोबार आइलैंड पर। गलाथिया बे अंडमान निकोबार आइलैंड पर, जो ग्रेट निकोबार है सबसे दक्षिणी द्वीप, अगर आप यहां पर देखेंगे तो ये अंडमान निकोबार है। ठीक है, और इसके सबसे दक्षिण में आओगे आप, यहां पर देखने को मिलेगा आपको ग्रेट निकोबार,
और अगर आप ग्रेट निकोबार को जूम करोगे तो इसके दक्षिण में आपको ये एक खाड़ी देखने को मिलेगी, ये है गलाथिया बे। ओके, आपको पता है ग्रेट निकोबार का ही सबसे दक्षिणी हिस्सा इंदिरा पॉइंट है, भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु, तो इसी के पास आपको गलाथिया बे देखने को मिलता है। अभी सुर्खियों में इसलिए है क्योंकि यहां पर एक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है सेंट्रल गवर्नमेंट का, ग्रेट निकोबार इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट। इसको नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने हरी झंडी दी है। ओके, 90,000 करोड़ का ये प्रोजेक्ट है, काफी इसका विरोध किया जा रहा था, इन्वायरमेंटलिस्ट जो हैं वो विरोध कर रहे थे कि भैया इससे इन्वायरमेंट हार्म होगा, लेकिन नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल का कहना है कि स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस के कारण हम इसको क्लियरेंस दे रहे हैं, क्योंकि जरूरी है ग्रेट निकोबार इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट का बनना। अब यहां पर क्या किया जाएगा, एक इंटरनेशनल कंटेनर ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल बनेगा गलाथिया बे पर, एक विशाल बंदरगाह बनेगा। ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाया जाएगा, मिलिट्री और सिविलियन दोनों के उद्देश्य से। इंटीग्रेटेड टाउनशिप का निर्माण किया जाएगा, पावर प्लांट्स का निर्माण किया जाएगा। तो ऑल ओवर ये ग्रेट निकोबार इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है और इसी के तहत गलाथिया बे में एक पोर्ट का निर्माण किया जा रहा है और यहीं पर एक ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल बनाया जा रहा है। तो अंडमान निकोबार आइलैंड इसलिए अभी सुर्खियों में है और गलाथिया बे भी सुर्खियों में है। अंडमान निकोबार आइलैंड सबसे दक्षिण में है अंडमान निकोबार के ग्रेट निकोबार आइलैंड, और मलक्का स्टेट के बहुत पास में, तो स्ट्रेटेजिक लोकेशन है। भारत का सबसे जो दक्षिणी बिंदु है इंदिरा पॉइंट, ये ग्रेट निकोबार पर ही देखने को मिलता है। अभी हमने बात की मधुमक्खी कॉरिडोर इनिशिएटिव किस संस्था के द्वारा शुरू किया गया है। मधुमक्खी कॉरिडोर इनिशिएटिव को शुरू किया है नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने। ये क्या है मधुमक्खी कॉरिडोर, ओके, इसको समझना पड़ेगा। तो देखिए बी कॉरिडोर से अगर हम समझें तो हाईवेज के दोनों ओर फूल वाले पौधे या पेड़ों को लगाया जाएगा ताकि मधुमक्खी और जो परागगण है अन्य परागगण को वो आकर्षित कर सके। ओके, तो सड़कों के किनारे अभी तक क्या हो रहा है कि सजावटी पौधे लगाए जा रहे थे जो कि इन्वायरमेंट को जिसका ज्यादा फायदा नहीं होता है, लेकिन अब इकोलॉजिकल महत्व के पौधे लगाए जाएंगे। 2026-27 में 40 लाख पेड़ लगाए जाने वाले हैं ऐसे फूलों वाले। ओके, 60% बी कॉरिडोर के तहत लगाए जाएंगे और इसके अलावा 3 डेडिकेटेड पॉलिनेटर्स कॉरिडोर का भी निर्माण किया जाएगा, है ना। परागकण वाले जो कॉरिडोर से ऐसे कॉरिडोर बनाए जाएंगे। तो ये जो बी कॉरिडोर से ये बनाएगा नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसने इसको क्लियरेंस दिया है। पॉलिनेटर्स कॉरिडोर की बात करें, ऐसे हरे मार्ग होते हैं जो मधुमक्खी तितली जैसे जो जितने भी जीव हैं उनको आकर्षित करते हैं और उनके भोजन की व्यवस्था करते हैं। एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने में वो सुरक्षित आ जा सके और उनको हर जगह भोजन मिले। फूलों से परागगण उनका भोजन है ना, जो उनको जूस मिलता है वो उनका भोजन है। इससे क्या होगा, बायोडाइवर्सिटी बढ़ेगी और इकोसिस्टम बैलेंस करने में मदद मिलेगी। तो ये बी कॉरिडोर्स नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा बनाए जा रहे हैं। भारत का पहला अंडर वाटर रोड कम रेल टनल किस नदी के नीचे बनाया गया है। इंडिया का पहला अंडर वाटर रोड कम रेल टनल का निर्माण किया जा रहा है ब्रह्मपुत्र रिवर के नीचे असम में। यह बनाया जाएगा, ठीक है ना। इसका अनाउंसमेंट किया है पीएम नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में जो कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर है, उन्होंने इस ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट को मंजूरी दी है कि भैया अंडर वाटर रोड कम रेल टनल ब्रह्मपुत्र के नीचे बनाया जाएगा। होगा क्या, अगर हम रोड कम रेल टनल की बात करते हैं तो एक सील्ड कंक्रीट ट्यूब्स बनाए जाएंगे ना, गोले के आकार के ट्यूब होंगे, वो नदी के बीच अंदर से निकलेंगे। एक पाथ जो होगा वो रेलवे का होगा, एक पाथ होगा जो रोड सड़क का होगा, रोड होगी। तो इस तरीके से ये रोड कम रेल नेटवर्क है, ठीक है ना। नदी के नीचे से होकर गुजरेगा, ऊपर से नदी बहेगी। अब इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि भारत की यह पहली और दुनिया की दूसरी ऐसी सुरंग होगी जो कि सड़क और रेल दोनों सुविधाओं से लैस होगी। टोटल लेंथ 33.7 किलोमीटर होगी। नदी के नीचे जो हिस्सा गुजरेगा वो 15.79 किलोमीटर का होगा। 2 ट्यूब्स होगी, ट्विन ट्यूब्स, ताकि एक में रेल और एक में सड़क को संचालित किया जा सके। 18,662 करोड़ रुपए इसकी कॉस्ट आएगी, 18,662 करोड़ रुपए, ठीक है। असम के 2 प्लेस है गोहपुर और नुमालीगढ़, इनकी दूरी जो 240 किलोमीटर है ना, ये घटकर केवल 34 किलोमीटर हो जाएगी। जो पहले 6 साढ़े 6 घंटे लगते थे, अब केवल मुश्किल से
आधा घंटा मतलब यहां पर लगेगा और ये दूरी पूरी हो जाएगी। टनल NH15 और NH 715 ये दो नेशनल हाईवे को जोड़ने का काम करेगी। बांग्लादेश के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? बांग्लादेश के नए प्रधानमंत्री तारिक रहमान नियुक्त किए गए हैं। ये बांग्लादेश के नए पीएम बने। आपको पता होना चाहिए कि बांग्लादेश में अभी पार्लियामेंट्री इलेक्शन हुए थे। 300 सीटें ऑलमोस्ट 300 मतलब 297 सीटों पर इलेक्शन हुए थे ऑलमोस्ट, और इसमें से 209 सीटें जो है ना वो तारिक रहमान की पार्टी बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी ने जीती थी। 2/3 सीटें जो कि तारिक रहमान की पार्टी ने जीती, बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी है। अब इसके बाद बांग्लादेश के पीएम के रूप में शपथ ली है तारिक रहमान ने। आपको पता है बांग्लादेश को 36 साल के बाद कोई मेल पीएम मिला है। मोहम्मद यूनुस पीएम थे लेकिन वो अंतरिम पीएम थे, चुनकर नहीं आए थे। और उनके पहले खालिदा जिया, शेख हसीना, ये 36 सालों से 1991 से उनका शासन है। पहले खालिदा जिया तारिक रहमान की ही मदर है, तो उन्होंने शासन किया। फिर बहुत लंबा एक शासन शेख हसीना का रहा, और अब जब फाइनली चुनाव हुए तो तारिक रहमान बांग्लादेश के पीएम बने हैं। लोसर फेस्टिवल 2026 किस राज्य में मनाया जा रहा है? लोसर फेस्टिवल 2026 का आयोजन किया जा रहा है हिमाचल प्रदेश राज्य में। लोसर फेस्टिवल की बात करें तो ये तिब्बती बौद्ध धर्म के जो समुदाय के अनुयायी है उनके द्वारा मनाया जाने वाला एक नव वर्ष है। जहां जहां तिब्बती बौद्ध धर्म के अनुयायी रहेंगे वहां वहां ये फेस्टिवल मनाया जाता है। तो इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, है ना, सिक्किम, ऐसे राज्यों में मनाया जाता है, लद्दाख में मनाया जाता है। और इंडिया की नेबर कंट्रीज पे जाते हैं तो नेपाल, भूटान, चीन का तिब्बतन क्षेत्र, वहां पर तिब्बती बौद्ध धर्म के अनुयायी लोसर फेस्टिवल को मनाते हैं। तो अभी 18 से लेकर 20 फरवरी तक ये हिमाचल प्रदेश में मनाया गया। हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में तिब्बती बौद्ध धर्म के गुरु दलाई लामा रहते हैं। तो लोसर फेस्टिवल न्यू ईयर है तिब्बती बौद्ध धर्म के लोगों का। ठीक है, तिब्बती चंद्र कैलेंडर के पहले दिन ये शुरू होता है और 3 दिन नॉर्मली चलता है। अब अगर हम ग्रेगोरियन कैलेंडर में देखें तो ये फरवरी या मार्च में आएगा हर साल। और इस साल तिब्बती कैलेंडर के अनुसार इनका 2153वां वर्ष है। 2153वां वर्ष मना रहे हैं तिब्बती बौद्ध धर्म 2026 के लोसर फेस्टिवल से। कुनो नेशनल पार्क में 3 चीता शावकों के जन्म के बाद भारत में कुल चीतों की संख्या कितनी हो गई है? तो कुनो नेशनल पार्क में अभी 3 चीता शावकों का जन्म हुआ है और इसके बाद अब इंडिया में चीतों की संख्या हो गई है 38। कुनो नेशनल पार्क मध्य प्रदेश के उत्तर में स्थित है, मध्य प्रदेश राज्य में। ठीक है, यहां पर एक मादा चीता है गामिनी, इसने दूसरी बार 3 चीता शावकों को जन्म दिया और इन्हीं के साथ अब भारत में चीतों की संख्या बढ़कर हो गई है 38। वैसे देखिए भारत में 1952 में चीते विलुप्त हो गए थे, लेकिन 2022 में सेंट्रल गवर्नमेंट ने प्रोजेक्ट चीता की शुरुआत की और इसके तहत नामीबिया से 2022 में 8 चीते लाए गए, अफ्रीका के नामीबिया से, और दक्षिण अफ्रीका से इसके बाद 12 और चीतों को लाया गया, तो 20 चीते हो गए। अब इन्हीं का वंश बढ़ के ये सब की सब कुनो नेशनल पार्क में शिफ्ट किए गए, क्योंकि वही ऐसा अनुकूल प्लेस है जो कि अफ्रीका के जंगलों जैसा है इन्वायरमेंट के तौर पे देखे तो, क्लाइमेट अगर देखे तो अब इनकी संख्या बढ़ के कुनो नेशनल पार्क में हो गई है 38। ओके, कुनो नेशनल पार्क मध्य प्रदेश के उत्तर में श्योपुर और शिवपुरी जिले में फैला हुआ है। 1981 में सेंचुरी बना था और 2018 में से नेशनल पार्क डिक्लेयर किया गया। 748 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है कुनो नेशनल पार्क का। किस राज्य ने पहली बार भारत में टाइडल फ्लडिंग को स्टेट स्पेसिफिक डिजास्टर घोषित किया है? जुआरी बाण को राज्य आपदा घोषित करने वाला भारत का पहला राज्य है केरला राज्य। ओके, तो फ्लड जो ज्वार के कारण आ रहा है, ठीक है, इससे कहा जाता है टाइडल फ्लडिंग। केरला में, क्योंकि देखिए केरला के अधिकतर जो शहर या हिस्से ना वो समुद्र तल से नीचे, तो क्या होता है कि ज्वार के कारण जो समुद्र के जल स्तर में अचानक वृद्धि होती है, उसके कारण ये जो पानी है समुद्र का वो शहरी क्षेत्रों में या ग्रामीण क्षेत्रों में घुस जाता है, काफी नुकसान होता है केरला का। अब प्रॉब्लम यह है कि आपदा से प्रभावित लोगों को जो गवर्नमेंट सपोर्ट मिलता है
जो दूसरी आपदाओं में मिलता है, जो कंपनसेशन मिलता है, चाहे साइक्लोन की कंडीशन हो, भूकंप की कंडीशन हो, अदर नेचुरल डिजास्टर आ गए, तो उनके पीड़ितों को जो लाभ मिलता है ना, वो टाइडल फ्लडिंग के पीड़ितों को भी दिया जा सके, इसलिए केरला सरकार ने ज्वारी बाण को एक राज्य आपदा घोषित किया है। तो ऐसा करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना? केरला। चर्चा में रहा शाहपुर कांडी डैम किस नदी पर स्थित है? चर्चा में रहा शाहपुर कंडी डैम, यह रावी नदी पर देखने को मिलेगा पंजाब राज्य में। अभी सुर्खियों में इसलिए है क्योंकि इस डैम का काम 31 मार्च 2026 को कंप्लीट होने वाला है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने यह जानकारी दी है। जम्मू कश्मीर और पंजाब की सीमा पर शाहपुर कंडी डैम है, बनाया पंजाब में गया है ना, पंजाब में ये रावी नदी पर है, लेकिन दोनों राज्यों की सीमा पर आता है, जम्मू कश्मीर और पंजाब की सीमा पर। ओके, देखिए क्या हो रहा था कि रावी नदी सिंधु जल समझौते के अकॉर्डिंग पूर्वी नदी है और इस पर इंडिया को पूरा अधिकार है, लेकिन क्योंकि अभी तक इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था हमारे पास, तो रावी नदी का पूरा पानी लगभग पाकिस्तान में जा रहा था और पाकिस्तान भी यूज नहीं कर रहा था, वो पूरा अरेबियन सी में जा रहा था। तो अब हमने शाहपुर कंडी डैम को कंप्लीट किया है 2026 में, ये मार्च मंथ में कंप्लीट हो जाएगा और फिर यहां से हम अपने सारे प्रोजेक्ट को शुरू कर पाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल 206 मेगावाट हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है ना, इसकी विद्युत उत्पादन क्षमता है शाहपुर कंडी डैम की। इसके अलावा जम्मू कश्मीर के कठुआ और सांबा जिलों में 32,000 हेक्टेयर भूमि पर सिंचाई की जा सकेगी। पंजाब में 5,000 हेक्टेयर भूमि पर सिंचाई की जा सकेगी। 1982 में इंदिरा गांधी ने नींव रखी थी शाहपुर कंडी डैम की, लेकिन क्योंकि विवादों के कारण पाकिस्तान के साथ जो सिंधु जल समझौता था उसके दबाव में हम इसको कंप्लीट नहीं कर पाए, और अब 2018 में सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसे नेशनल प्रोजेक्ट घोषित किया था और अब फाइनली ये कंप्लीट होने वाला है। शाहपुर कंडी डैम रावी नदी पर पंजाब राज्य में बनाया गया है। समाचारों में रही विक्टोरिया झील किस महाद्वीप की सबसे बड़ी नदी है, सबसे बड़ी झील है? समाचारों में रही विक्टोरिया लेक अफ्रीका कॉन्टिनेंट की सबसे बड़ी झील है। 3 देशों की सीमा पर देखने को मिलती है अफ्रीका महाद्वीप में विक्टोरिया लेक। अगर हम देखें तो एक युगांडा, इधर आते हैं तो तंजानिया, और केनिया की भी बॉर्डर यहां से थोड़ी बहुत इस झील से लगती है। तो अधिकतर हिस्सा युगांडा और तंजानिया में विक्टोरिया लेक का, और कुछ हिस्सा केनिया में देखने को मिलता है। तीनों देशों के ट्राई जंक्शन पर स्थित है विक्टोरिया लेक। वर्ल्ड की सबसे बड़ी नदी नील नदी का उद्गम विक्टोरिया लेक से होता है और यह पूर्वोत्तर की ओर बहती है, उत्तर की ओर बहती है। तो याद रखिएगा, अभी सुर्खियों में क्यों है? साइंटिस्ट ने चेतावनी दी है कि भैया प्रदूषण के कारण ये खत्म हो जाएगी झील बहुत जल्दी। क्या हो रहा है? प्रदूषण के कारण साइनोबैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी बहुत ज्यादा मात्रा में इसमें बढ़ती जा रही है। कारण यह है कि फैक्ट्री का जो वेस्ट है, इंडस्ट्रियल वेस्ट या जो सीवरेज है, वो सब इस झील में आके गिर रहा है। इससे झील में फास्फोरस और नाइट्रोजन बढ़ रहा है, और ये फास्फोरस और नाइट्रोजन ब्लू ग्रीन एल्गी के भोजन का काम करता है। तो इससे क्या हो रहा है कि ब्लू ग्रीन एल्गी बढ़ती जा रही है इस झील में। अब ये जब मरती है ना एल्गी, तो इसको डिस्पोज होने में ये झील का पूरा ऑक्सीजन खींच लेती है। इसीलिए विक्टोरिया झील खत्म होती जा रही है धीरे धीरे, और यही वैज्ञानिकों की चेतावनी थी इस झील को लेकर। तो विक्टोरिया लेक अफ्रीका की सबसे बड़ी झील है, तंजानिया, युगांडा और केनिया की सीमा पर स्थित है, और इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि वर्ल्ड की एकमात्र झील जिसके बीच से भूमध्य रेखा होकर गुजरती है, और वर्ल्ड की सबसे बड़ी नदी नील नदी का उद्गम भी विक्टोरिया झील से ही होता है। हार्मुज स्ट्रेट किन 2 समुद्रों को आपस में जोड़ता है? हार्मुज स्ट्रेट अभी सुर्खियों में रहा। ये जो आपस में कनेक्ट करता है पर्शियन की खाड़ी या फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी को, बे ऑफ ओमान और बे ऑफ पर्शियन, इन दोनों को कनेक्ट करता है हार्मुज जल डमरू मध्य। अगर आप यहां पर देखेंगे तो ये पर्शियन गल्फ है ना, या पर्सिया की आप इसको खाड़ी बोल लें, और ये अरेबियन सी में यहां पर आपको देखने को मिलेगा ओमान की खाड़ी। ठीक है, इसके बीच में ये जो आप स्ट्रेट देख रहे हैं, ये है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, जिस पर ईरान का कंट्रोल है। अभी हुआ यह है कि अमेरिका और ईरान के बीच में फिर से युद्ध जैसी स्थिति है, और ईरान ने लाइव फायर नेवल ड्रिल्स के चलते हार्मुज स्ट्रेट को बंद कर दिया। इसके पहले 2025 में भी ईरान पर जब न्यूक्लियर फैसिलिटी पर अमेरिका ने अटैक किया था, तब भी उसने हार्मुज स्ट्रेट को बंद कर दिया था। अब एक बार फिर से ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हार्मुज को बंद कर दिया।
तो स्टेट ऑफ हॉर्मुज इसलिए सुर्खियों में है, ईरान के साउथ में देखने को मिलता है, फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी को आपस में जोड़ता है। कौन? स्टेट ऑफ हॉर्मुज। ईरान का कंट्रोल है इस पे। अब इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? आपको पता है ग्लोबल क्रूड ऑयल का 20 से 30% जो सप्लाई है ना, इसी स्टेट से होता है, इसी जल अमरू मध्य से होकर गुजरता है। इसको ब्लॉक करने से पूरे वर्ल्ड में कच्चे तेल की कमी आ सकती है। ओके, दुनिया का लगभग 1/3 जो लिक्विड पेट्रोलियम गैस है वो इसी रास्ते से होकर गुजरता है। इंडिया जितना भी क्रूड ऑयल इंपोर्ट करता है ना, उसका 45 से 50% तक इसी स्टेट से होकर आता है। तो हमारे लिए भी चिंता का विषय है। तो स्टेट ऑफ हॉर्मुज ईरान के दक्षिण में देखने को मिलता है और यह फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी को कनेक्ट करता है। 20 फरवरी 1987 को किन दो राज्यों को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया? 20 फरवरी 1987 को दो राज्यों को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश राज्य। इसलिए इन दोनों राज्यों के जो स्थापना दिवस है 20 फरवरी को मनाए जाते हैं। तो याद रखिएगा 20 फरवरी को किन दो राज्यों के स्थापना दिवस मनाए गए? पूर्वोत्तर मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश राज्य के। देखिए 53 अमेंडमेंट एक्ट लाया गया था 1986 में और इसी के तहत 1987 में मिजोरम को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया और इसकी विधानसभा की संख्या निर्धारित की गई। मिजोरम भारत का 23वां राज्य बना और इसी के साथ 55वां अमेंडमेंट एक्ट भी 1986 में लाया गया था और इसके तहत 1987 में अरुणाचल प्रदेश भी भारत का पूर्ण राज्य बना और यह भारत का 24वां राज्य बना मिजोरम के बाद। तो इस तरीके से 20 फरवरी को 1987 में ये दो राज्य अस्तित्व में आए, इसलिए 20 फरवरी को मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश राज्य का स्थापना दिवस मनाया जाता है। लास्ट क्वेश्चन, भारत किस अमेरिकी नेतृत्व वाले रणनीतिक गठबंधन में शामिल हुआ है जिसका उद्देश्य एआई, सेमीकंडक्टर और क्रिटिकल मिनरल्स की आपूर्ति श्रृंखला को सुरक्षित करना है? तो अमेरिका के द्वारा एक अलायंस को लीड किया जा रहा है जिसका नाम है पैक्स सिलिका पैक्ट या अलायंस। इंडिया ने हाल ही में इसकी मेंबरशिप ली है। अभी जो दिल्ली में एआई इंपैक्ट समिट का आयोजन किया जा रहा था, वहां पर इंडिया ने ऑफिशियली पैक्स सिलिका के मैनिफेस्टो पर साइन किए और इसकी मेंबरशिप को ज्वाइन किया। देखिए इस पहल से इंडिया को फायदा होगा कि रेयर अर्थ एलिमेंट जो है, जो मेटल्स हैं, जो सेमीकंडक्टर है, एआई या फिर इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर में भारत की जो चीन पर निर्भरता है वो कम होगी। अमेरिका ने इस अलायंस को बनाया इसीलिए ताकि रेयर अर्थ एलिमेंट्स और जो सेमीकंडक्टर सप्लाई के लिए चाइना पर जो डिपेंडेंसी है वर्ल्ड के देशों की, उसको खत्म किया जा सके। ओके, ताकि चाइना को दबाया जा सके। तो ये पैक्स सिलिका एक पैक्ट या अलायंस है जो कि 2025 में दिसंबर में ही बनी है। लास्ट ईयर ही इसका निर्माण किया गया। उद्देश्य एआई और सेमीकंडक्टर के लिए एक सिक्योर ग्लोबल सप्लाई चेन को बनाना देशों के बीच में। तो 2025 दिसंबर में यह बना था। यूएसए इसको लीड कर रहा है, यूएसए ने बनाया है इसे। पहल की शुरुआत 9 मेंबर्स ने मिलकर की है, 9 संस्थापक सदस्य, जिसमें एक यूएसए है और 8 अदर पार्टनर है। ओके, अब इंडिया भी मेंबर बना है और लगातार इसके मेंबर बढ़ते जा रहे हैं। तो जब फाइनली मेंबर डिसाइड हो जाएंगे तो हम इनके मेंबर्स की बात करेंगे। तो यह है पैक्स सिलिका जिसकी सदस्यता ली है या जिस अलायंस को ज्वाइन किया है इंडिया ने। इजी। तो यहां पर आज हमने 16 से लेकर 22 फरवरी तक के टॉप इंपॉर्टेंट करंट अफेयर यहां पर डिटेल में डिस्कस किए आज के वीकली करंट अफेयर के सेशन में। आई होप सेशन पसंद आया होगा। आपको ऑफर की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, वहां से आप ऑफर ऑफ द डे को ज्वाइन कीजिए, वहां से अवेल कीजिए। सेशन पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करके जाइएगा। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। हम कल फिर मुलाकात करेंगे नेक्स्ट डे के करंट अफेयर में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।